कम हो सकती है। श्री सी के दफ्तरे, जो कि पब्लिक मिनिस्ट्री के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस मामले में कोर्ट से गुजारिश की कि सरकारी वकील मौके वारदात पर जाकर मुआयना करें। नाथूराम, आप्टे, करकरे, मदन लाल और गोपाल दास, यानी कि मैं खुद समझ चुका था कि हमारा अगला ठिकाना अब क्या होगा। शंकर केस्टया, डॉक्टर परचुरे और सावरकर चुप थे। हमें मौके वारदात पर ले जाया गया और हमारे खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि की गई। थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद ही अथॉरिटी हमें लेकर वहां से तुरंत निकल गई। गांधी जी की मृत्यु भारतीय इतिहास के एक अध्याय के खत्म हो जाने जैसा था। एक ऐसा व्यक्ति दुनिया छोड़ चुका था जिसने आज तक राष्ट्र की सेवा की और भारतीय राजनीति पर आधिपत्य रखा। बंटवारे के शिकार देश में हिंदू मुस्लिम यूनिट्स की संख्या बढ़ चुकी थी और अब उनके घाव देखने के लिए गांधी जी भी नहीं थे। शांति को पसंद करने वाले देश में लोगों की जान जोखिम में आ गई थी। अहिंसा को ताक पर रखकर हर कहीं खून नजर आ रहा था। पार्टीशन के समय निर्दोषों पर अत्याचार हुए और एक बहुत भयानक माहौल में लोग जीने को मजबूर थे। बहुत सारा खून बहाया गया और कई लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। दिन ब दिन बिगड़ते हालात में स्वार्थी नेता अपनी रोटी सेक रहे थे। पेज नंबर 15। हमारे खिलाफ आरोप तय हो चुके थे और देश में अराजकता का माहौल फैल चुका था। ऐसे में राजनीति नेताओं की गलत नीयत का शिकार हो रही थी। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे उस समय समाचार पत्र के एडिटर और सीईओ के पद पर थे। समाचार पत्र का नाम था हिंदू राष्ट्र न्यूज़पेपर। अब हमें मुंबई, दिल्ली और ग्वालियर के कोर्ट में घुमाया जा रहा था। हम पर एक आरोप यह भी था कि मैं खुद, करकरे, मदन लाल पहवा, दिगंबर बड़गे और शंकर दिल्ली के मरीना होटल में जनवरी 1948 में मिले थे। लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है सिवाय दिगंबर बड़गे की जानकारी के अलावा। मरीना होटल के एक गवाह ने हमारे खिलाफ गवाही दी। ये बात 20 जनवरी 1948 की है। एक टैक्सी ड्राइवर जिसने नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, मुझे और करकरे के साथ साथ दिगंबर और शंकर को होटल से दोपहर में बिरला हाउस छोड़ा था और फिर वहां से तीनों लोगों को कनॉट प्लेस छोड़ा। प्रोसिक्यूशन ये साबित करना चाहता था कि डॉक्टर परचुरे ब्रिटिश लोगों से मिले हुए हैं और वे इस पॉइंट पर अड़े हुए थे। ग्वालियर में उन पर हथियार रखने संबंधी धाराएं लगाई गईं। उनके पास पाए गए हथियारों से यह साबित हो गया कि वो अखंड भारत के लिए खतरा हैं। नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, करकरे और मैं खुद कई बार वकील से मुलाकात कर चुके थे। सबूत वीर सावरकर के खिलाफ थे और कुल 149 गवाहों की गवाही हुई। सबूतों को इकट्ठा कर कुल मिलाकर 720 पन्नों की फाइल बनी। 8 नवंबर 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे ने बचाव में लिखित और विस्तृत स्टेटमेंट पेश किया। इसके दफ्तरे ने एक लंबा स्टेटमेंट तैयार किया था। स्पेशल जज ने उन्हें इस बात की इजाजत दी थी और कहा था कि आगे बढ़ो और अपना बयान तैयार करो। चार्जशीट पर दिए गए जवाब, नाथूराम विनायक गोडसे का नाम इस चार्जशीट में पहले आरोपी के रूप में मेंशन किया गया। किसी भी तरह के चार्ज लगाने से पहले मैं आदर के साथ ये कहना चाहूंगा कि कानूनन किसी भी संस्था के खिलाफ इस तरह का ट्रायल नहीं किया जा सकता। 20 जनवरी 1948 और 30 जनवरी 1948 दो अलग अलग वाकये हैं जिन्हें एक साथ मिलाना सही नहीं है। मुख्य चार्जशीट में आरोपियों के खिलाफ कई तरह के चार्ज लगाए हुए हैं जो कि उन पर अकेले भी हैं और उनके साथियों पर भी। इस हिसाब से ये भारतीय कानून के अनुसार सजा के हकदार हैं। चार्जशीट में यह भी लिखा गया कि 20 जनवरी और 30 जनवरी जो कुछ भी हुआ इसका आपस में कनेक्शन है और गांधी जी की हत्या के लिए जिम्मेदार है। ये बात साफ जाहिर है कि 20 जनवरी 1948 को हुई घटना अलग है। 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई उसका इस बात से कोई कनेक्शन नहीं है। सबसे मुख्य आरोप जो चार्जशीट में मेंशन किया गया है वो है मेरे द्वारा गांधी जी की हत्या किया जाना। मैं मानता हूं कि मैंने ये अपराध किया है और मैं यहाँ ये भी क्लियर कर दूं कि इस केस में किसी अन्य का हाथ नहीं है। मैं यहाँ एक बात और साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि प्रोसीडिंग के दौरान जो भी सबूत मेरे खिलाफ इकट्ठा किए गए हैं वो ये साबित नहीं करते कि अपराध मैंने किया है। केवल गवाहों के बयानों के आधार पर इसे माना जा रहा है। चार्जशीट पर लिखी धाराओं के अनुसार हम पर हथियारों के ट्रांसपोर्टेशन और कलेक्शन का इल्जाम भी है जो अवैध है। मैं इस इल्जाम से भी इनकार करता हूं कि मैंने कभी कॉटन पाउडर शीट, हैंड ग्रेनेड्स, फ्यूज, पिस्टल, रिवॉल्वर जैसी चीजों का ट्रांसपोर्ट किया। मैंने या मेरे साथ मौजूद किसी अन्य ने 20 तारीख तो क्या कभी भी इस तरह का कोई काम नहीं किया है। इसलिए मैं इंडियन आर्मी एक्ट और हथियार रखने संबंधी किसी भी धारा का दोषी नहीं हूं। मुझ पर आरोप सिद्ध करने का मुख्य आधार गवाह नंबर 57 दिगंबर बड़गे के बयान को माना जा रहा है। लेकिन चार्जशीट के पैराग्राफ नंबर 6 में साफ लिखा है कि वो अनबिलीवेबल गवाह है। मैं मानता हूं कि मैं गवाह नंबर 57 को जानता हूं, लेकिन यह भी सत्य है कि मैंने कई सालों से
उससे मुलाकात नहीं की और न ही कभी उसके घर गया हूं। उनका कहना है कि वो हिंदू राष्ट्र के मेरे ऑफिस पर 10 जनवरी को आए थे, लेकिन ये सरासर गलत है क्योंकि अपराधी नंबर 2 आप्टे मेरे साथ थे और उनके अनुसार ये पूरी तरह गलत और झूठ है। मेरा ऑफिस है, हथियारों के लेन देन संबंधी जो आरोप लगाए गए हैं वो भी झूठ है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मैं 14 जनवरी 1948 को न तो दिगंबर से मिला, न उन्हें मैंने देखा। पेज नंबर 19। मैं टाइटल सीन के अंदर लगाए गए तमाम इल्जामों से भी इनकार करता हूं जो पैराग्राफ नंबर A1, A2 और B1, B2 में दर्शाए गए हैं। मैं इस बात से भी इनकार करता हूं कि मैंने खुद को या मदन लाल पहवा को बम ब्लास्ट करने के लिए उकसाया। चौथे टाइटल में दूसरे पैराग्राफ में मेंशन इस बात से भी इनकार करता हूं। 20 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में मिले कपास पाउडर में मेरे हाथ होने का कोई भी सबूत नहीं है और मैं यकीनन इससे जुड़ा हुआ नहीं हूं। महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास की साजिश में शामिल होने वाली बात 5वें टाइटल में कही गई है। मैं इससे भी इनकार करता हूं कि मैं मदन लाल पहवा या ऐसे किसी भी व्यक्ति से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म से जुड़ा हुआ था और इस साजिश में शामिल नहीं था। मैंने किसी से भी बिना लाइसेंस वाली पिस्तौल की खरीद फरोख्त नहीं की है। मैं मानता हूं कि मैं गांधी जी की विचारधारा के विरोध में था और उन लोगों का समर्थन कर रहा था जो गांधी जी के विपक्ष में खड़े हैं, लेकिन इसका मेरे दिल्ली जाने से कोई संबंध नहीं है। मैं दिल्ली कब और कैसे पहुंचा ये कोई मुख्य मुद्दा नहीं है। गांधी जी द्वारा अहिंसा का पाठ पढ़ाया जा रहा था, जिसके चलते हिंदू समाज पतन की ओर बढ़ रहा था और उसके प्रतिरोध करने की क्षमता मुसलमानों के मुकाबले बहुत कम हो गई थी। इस बुराई का मुकाबला करने के लिए मैंने पब्लिक जीवन अपनाया और संकल्प लिया कि ऐसा एक समूह बनाऊंगा जो गांधी जी के विरोध में खड़ा हो। इस काम में मैं और आप्टे मुख्य भूमिका में थे। इसके लिए सबसे पहले हमने अग्रणी नाम के अखबार की शुरुआत की और गांधी जी के अहिंसा वाले रास्ते का विरोध किया। गांधी जी ने जब अपने बचाव में मुसलमानों के प्रति अपना नजरिया स्पष्ट किया तो हमने उनके इन विचारों को हिंदुओं के लिए हानिकारक बताया। मैं साबित कर सकता हूं कि हिंदुओं के हितों की रक्षा करने में गांधी जी कैपेबल नहीं थे। मैंने अपने अखबार के जरिए गांधी जी के हर कदम का विरोध किया, जैसे उपवास रखना, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना सभाएं करना इत्यादि। हम विरोध दिखाने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन के भी खिलाफ थे। जब मुझे पता चला कि 13 जनवरी 1948 को गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपवास रखा है तो मैंने इसका विरोध किया, क्योंकि मैं समझ गया था कि ये उपवास हिंदू मुस्लिम एकता के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान को उसकी बकाया राशि दिए जाने के प्रति सरकार पर दबाव बनाने हेतु किया गया है। ऐसे में आप्टे के कहने पर मुंबई आया और वहां हमने प्रार्थना सभा को भंग करने का निर्णय लिया, जिसमें मैंने हामी पहले से भर दी थी। मैं अपने ऊपर लगाए इस इल्जाम से भी स्पष्ट रूप से इनकार करता हूं कि मैंने सावरकर के साथ मिलकर आप्टे को लेकर गांधी जी के खिलाफ कोई साजिश रची। मैं इस मामले में किसी भी तरह की मिलीभगत से भी इनकार करता हूं। मेरे अनुसार ये कथन भी गलत है कि मैं अपने भाई गोपाल गोडसे को प्रभारी बनाने के सिलसिले में पुणे गया। रिवॉल्वर लेने के लिए दिल्ली जाने वाली बात और मुंबई पहुंचने वाली बात भी सरासर झूठ है। मैं पैराग्राफ 17 में लिखी बात में ये क्लियर कर चुका हूं। 16 जनवरी 1948 को पुणे में न मैं था और न ही किसी से मिला, न मेरी किसी से बात हुई। इस बारे में चार्जशीट में दिए गए स्टेटमेंट सही नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि गांधी जी की प्रार्थना सभा को भंग करने के लिए हमने एक योजना बनाई और उस प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए दिल्ली आने का प्लान तैयार किया। हमने दिल्ली जाने के लिए पैसे इकट्ठे किए और जैसा कि मैंने पैराग्राफ 17 में कहा है, मैं और आप्टे इस योजना में शामिल थे। मेरी पुणे जाने वाली बात को लेकर यही राय है कि यह पूर्ण रूप से असत्य है। 16 जनवरी 1948 को मैं पुणे में था ही नहीं, तो कोई मुझे एक बड़ी रिवॉल्वर के बदले पिस्तौल कैसे दे सकता है। पेज नंबर 22। 15 जनवरी 1948 को दादर में हिंदू सभा के कार्यालय में मैं, आप्टे और बैज प्रेस के संबंध में बात करने के लिए मिले। मैं और आप्टे 17 जनवरी 1948 को दिल्ली पहुंचे और मरीना होटल में ठहरे। 20 जनवरी की सुबह बैज हमसे होटल में मिले। मुझे तेज दर्द था तो मैंने उनके साथ प्रार्थना सभा के मंच पर जाने से मना कर दिया। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, उनकी गतिविधियां देख रहा था। गोडसे, करकरे, मदन लाल, बैज और मरीना होटल का नौकर शंकर आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने खाना खाया और गोपाल गोडसे अपनी रिवॉल्वर की मरम्मत कर रहा था। दोपहर में होने वाली प्रार्थना सभा के लिए तैयारी कर रहे थे। मेरे पास उस समय कमरे में न तो बारूद थे, न ही हथगोले थे, न कॉटन था, न फ्यूज था, न कोई प्राइमरी तार। कुल मिलाकर मेरे पास किसी तरह का कोई हथियार नहीं था। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उस समय मेरे पास हथियार होने की बात सरासर झूठ है।
मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि मैं प्रार्थना सभा में अस्वस्थ होने के कारण नहीं पहुंचा था और होटल में ही सभी का इंतजार कर रहा था। सभी शाम 6 बजे मरीना होटल लौटे और मुझे इस बात की सूचना दी गई। हम वहां 1 या 2 दिन रुके क्योंकि इन्हीं दिनों में प्रार्थना सभा और रैली होनी थी। प्रार्थना सभा के बाद रैली निकाली जा रही थी और 1 घंटे के बाद सभा स्थल पर विस्फोट के कारण हंगामा हुआ। एक शरणार्थी की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन ये गलत है कि मैं बैच से हिंदू महासभा के भवन में 20 जनवरी 1948 को मिला। गवाहों ने यह भी कहा है कि उन्होंने मुझे बिरला हाउस में देखा, लेकिन मैं इस बात को भी सिरे से खारिज करता हूँ। गवाहों ने तो मुझे तुगलक हाईवे थाने पर पहचाना। मैं न चाहते हुए भी आपटे के साथ दिल्ली प्रार्थना सभा में जाने हेतु सहमत हो गया था, लेकिन वहां हमारे पास पैसे खत्म हो रहे थे। हम आगे खर्चा उठाने में असमर्थ हो रहे थे, इसलिए डॉक्टर परचूरे ने ग्वालियर जाने का फैसला किया था। वहां स्वयं सेवकों के लिए परिस्थितियां ठीक थीं और ये इंतजाम किया जा सकता था। इसलिए हम 27 जनवरी 1948 को ग्वालियर पहुंचे। हमने सफर ट्रेन से किया। ग्वालियर पहुंचने के बाद हम धर्मशाला के करीब ही रुके और डॉक्टर परचूरे उनके घर पहुंच गए, जहां मुझे अस्पताल ले जाया गया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं निराश था और आखिर में दिल्ली पहुंचकर मैंने शरणार्थी कैंप के दौरे किए। मुझे याद है, मैं उस समय खेतों से गुजर रहा था और एक शरणार्थी मुझसे मिला जिसके हाथों में बंदूक थी। मेरा दिमाग घूम गया और मैंने तुरंत एक निर्णय लिया। मैंने उससे बंदूक खरीदी और फिर मेरा माइंड एक साथ कई तरह की चीजें सोचने लगा। मैंने बंदूक के दम पर मौजूदा हालात पर काबू पाने और हिंदुओं के बीच फैली अराजकता को खत्म करने का विचार भी किया। मेरे और सावरकर के संबंध बहुत गहरे थे। वो एक धार्मिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे और उन्हें अपने हिंदू होने पर बेहद गर्व था। वहीं बचपन में मेरी भावनाएं भी कुछ इसी तरह की थीं, लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी मैं किसी के बस में नहीं रहा और मेरी सोच एकदम आजाद हो गई। मैं हूँ ऊंच नीच, जात पात और छुआछूत के सख्त खिलाफ था। जन्म पर आधारित भेदभाव के मैं सख्त खिलाफ था और इन्हें जड़ से मिटाने के लिए एक्टिव था। मैं सार्वजनिक रूप से जाति विरोधी आंदोलन में शामिल हुआ और मेरा मानना था कि सभी हिंदुओं के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। मैं चाहता था कि इस तरह के रात्रि भोज का आयोजन किया जाना चाहिए जिसमें सभी हिंदू ब्राह्मण, वैश्य और अन्य जाति के लोग एक साथ नियम कायदों को तोड़कर भोजन करें। मैंने दादा भाई नौरोजी और विवेकानंद गोखले की रचनाएं पढ़ी हैं। भारत सहित मैंने कई आधुनिक देशों की प्राचीन और ऐतिहासिक किताबें पढ़ी, जिनमें इंग्लैंड, फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और रूस जैसे देश प्रमुख रहे। इन किताबों में मैंने समाजवाद और साम्यवाद के सिद्धांतों यानी प्रिंसिपल की स्टडी की। इस तरह की तमाम किताबें पढ़ने के बाद मुझे विश्वास हो गया कि मुझे एक देशभक्त के रूप में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और हिंदू धर्म और हिंदू समाज के लोगों की सेवा करनी चाहिए। मैं लाखों हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहता था। मैं मानता था कि मेरी मातृभूमि और हिंदुस्तान की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए मेरे विचार अहम हैं और यही भावना आपको मानवता की सच्ची सेवा करने के लिए प्रेरित करती है और सक्षम बनाती है। मैंने आरएसएस ज्वाइन कर ली और कई सालों तक इसके साथ काम करने के बाद महासभा से जुड़ा। अब मैं हिंदुओं के लिए एक सैनिक के रूप में लड़ने के लिए खुद को तैयार समझ रहा था। इसी बीच वीर सावरकर को हिंदू महासभा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। इसके बाद उनका आकर्षक व्यक्तित्व प्रचार प्रसार के जरिए और भी लोगों के सामने आया। लाखों हिंदू उन्हें अपने रक्षक और नायक के रूप में देखने लगे, जिसके चलते वे और अधिक सक्षम और हिंदुओं के प्रति वफादार होते गए। उनके प्रशंसकों में से मैं भी एक था। मैंने उनके साथ काम किया और महासभा की एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने में भी मैं अपना कंट्रीब्यूशन देता रहा। आगे चलकर हिंदू संघ आंदोलन के जरिए हिंदू समाज के हित की बात आगे बढ़ाने के फैसले के साथ मैंने और मेरे सहयोगी आपटे ने एक अखबार शुरू किया। संघ के सभी हिंदू नेता और बड़े लोगों की सहानुभूति हमें प्राप्त थी और इसी के चलते अखबार को शुरुआती वित्तीय सहायता महासभा के अध्यक्ष वीर सावरकर से मिली। वो हमारे प्रति सहानुभूति रखते थे और उन्होंने शुरू में हमें 15,000 रुपए की राशि मदद के तौर पर दी। साथ ही उन्होंने शुभकामना भी दी अखबार जल्दी पंजीकृत हो जाए और एक रेपुटेशन वाले बड़े अखबार के रूप में तब्दील भी हो। इस तरह हमारे मराठी भाषा के अखबार दैनिक अग्रणी की शुरुआत हुई। आगे चलकर इस अखबार के लिए इन्वेस्टमेंट करने वालों में गुलाब चंद्र सेठ, श्री शिंगरे और श्री भालजी पेंढारकर प्रमुख थे। मैं और आपटे कंपनी के सीईओ बने। संपादन की जिम्मेदारी भी उस समय मेरे पास थी। सावरकर का कार्यालय उनके सचिव जीवी दामले संभाल रहे थे। हम सावरकर जी का इंटरव्यू लेने उनके ऑफिस पहुंचे, जिसमें वे एक सार्वजनिक भाषण देना चाहते थे।
उनके सचिव के अनुसार सावरकर राष्ट्रपति की यात्राओं के बारे में अपने विचार रखेंगे। उस दौरान वहां फ्री हिंदुस्तान नामक एक अंग्रेजी समाचार पत्र के संपादक A.S. भिड़े भी मौजूद थे। वे वहीं ऑफिस के नीचे वाले फ्लोर में रहा करते थे। इसी कारण दामले, भिड़े, सावरकर और हमारी दोस्ती थी। मुंबई में रहने के दौरान हम लगभग रोज मिलते थे और कई तरह की बातचीत होती थी, जिनमें सभी महत्वपूर्ण बातों के साथ साथ संघ पर भी चर्चा होती थी। इन्हीं दोस्ताना संबंध के चलते हमें कई बार अखबार के लिए एडवर्टाइजमेंट मिलते थे। सावरकर सदन में ये महफिल लगभग रोजाना ही लगती थी। सावरकर उस समय बड़ी शख्सियत बन चुके थे और ये हमारा सौभाग्य था कि हम उन्हें रोज मिलते थे। निजी तौर पर उनसे बातचीत भी किया करते थे। 3 साल पहले सावरकर की तबीयत अचानक इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। उनका जाना आना, बाहर निकलना सब कुछ बंद था और अब ये सिर्फ बिस्तर पर थे। उनकी सोशल एक्टिविटी लगभग समाप्त हो चुकी थी और उन्होंने ऑफिस आना भी लगभग बंद कर दिया था। अचानक से उनकी लीडरशिप हट जाने के बाद हिंदू महासभा की एक्टिविटी ठंडी पड़ गई थी। बिगड़ते हालातों को संभालने के लिए डॉक्टर मुखर्जी को अध्यक्ष बनाया गया और यहीं से महासभा कांग्रेस की गिरफ्त में आ गई। अब एक ओर महात्मा गांधी थे तो दूसरी ओर मुस्लिम लीग। मेरा सब्र धीरे धीरे टूट रहा था। मैंने सभी को पीछे छोड़कर अपने दम पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। कुछ पुराने नेता मेरे साथ थे तो कुछ मेरे विरोध में। सावरकर के बिना महासभा अधूरी लगने लगी और बचे हुए पुराने नेताओं पर मुझे इतना भरोसा कभी नहीं हुआ। देश के भीतर और विदेश में मुस्लिम लीग के खिलाफ युद्ध का कार्यक्रम तैयार किया जाने लगा और साथ ही मुकाबला था गांधी जी से। लगातार हमारा गुस्सा बढ़ता जा रहा था और इसी बीच प्रार्थना सभाओं में गांधी जी हिंदू मंदिरों में कुरान की आयतें पढ़ने लगे। हिंदुओं ने इसका विरोध किया, लेकिन मैं गांधी जी से पूछना चाहता था कि अगर कोई हिंदू मस्जिद में गीता पढ़ता तो क्या रिएक्शन होते हैं। गांधी जी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए मैंने और आप्टे ने लगातार आंदोलन किए। गांधी जी के खिलाफ खुलकर निंदा करने के लिए हमने एक जुलूस निकाला। इस बात की खबर जब अगले दिन वीर सावरकर ने पढ़ी तो उन्होंने हमारे काम की सराहना की, लेकिन मुझे निजी तौर पर दोषी ठहराया और कहा कि इस तरह की अराजकता फैलाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ये काम शांतिपूर्ण ढंग से भी हो सकता है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस तरह से कांग्रेसियों की सभा समाप्त करने की तुम्हारे कदम को सही नहीं मानता। पर्सनली तुम गांधी जी को पसंद नहीं करते हो, लेकिन इस कारण तुम किसी पार्टी और किसी सभा को भंग नहीं करोगे। उन्होंने किसी भी दल द्वारा ईगल एक्टिविटी किए जाने का सख्त विरोध किया। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी घटना घटी जब बंटवारे का डिसीजन लिया गया। हिंदू महासभा अपनी शक्ति दिखाना चाहती थी और साथ ही कांग्रेस को बताना चाहती थी कि देश के प्रति सरकार का रवैया कैसा हो। अधिकांश नेताओं ने कांग्रेस के इस निर्णय की घोर निंदा की और पाकिस्तान के बनाए जाने पर आपत्ति जताई। इस बीच हमें यह भी लगने लगा था कि वीर सावरकर अब और अधिक एक्टिव नहीं रह पाएंगे। वे महासभा की एक्टिविटी और फ्यूचर स्ट्रेटजी में शामिल होना लगभग बंद हो गए थे। इसी बीच मुस्लिम कट्टरता अपने चरम पर पहुंच गई थी और पंजाब के कई हिस्सों में हिंदुओं के सताए जाने की खबरें आने लगी थीं। बिहार में मुस्लिम विरोधी हिंदुओं पर गोली चलाई गई, मुकदमे चलाए गए और ये सब कोलकाता और पंजाब में भी जारी था। जिस बात का डर हमें था अब वो सामने होता नजर आ रहा था। अगस्त 1947 के प्रकाश पर्व पर पूरा पंजाब जल रहा था। खून की नदियां बह रही थीं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का अधिवेशन 9-10 अगस्त 1947 को दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता वीर सावरकर ने की। इसके जरिए मैं आप्टे और मेरे जैसे कई लोग एक आखिरी प्रयास करना चाहते थे। हम चाहते थे कि महासभा के सभी टॉप लीडर जैसे वीर सावरकर, डॉक्टर मुखर्जी, LB भोपाटकर जैसे लोग हमारी आक्रामक शैली पर यकीन करें और उसे ऐड करें। लेकिन महासभा से जुड़े इन सभी टॉप के लीडर और इनकी कार्यकारिणी ने हमारे सुझाव को मानने से इनकार कर दिया। भारत का विभाजन हो जाना मेरे लिए एक श्राप के समान था। ऐसी स्थिति में चुप बैठना विभाजन का समर्थक होने जैसा या उसे स्वीकार करने जैसा था। 15 अगस्त 1947 को वीर सावरकर से राष्ट्रीय ध्वज के रूप में पहिए वाले झंडे को लहराने की अनुमति मांगी गई। साथ ही गुजारिश की गई कि पहिया वाले तिरंगे झंडे को ध्वज के रूप में मान्यता मिले। लेकिन यहाँ भी गांधी जी ने हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया। इसके बाद मैंने, आप्टे ने और युवा संघ के हिंदू साथियों ने मिलकर एक बार फिर सावरकर के खिलाफ सक्रिय आंदोलन करने का मन बनाया और इसे लेकर प्लानिंग शुरू की। इस बीच मैं हिंदू महासभा के पुराने लीडरों के खिलाफ होने लगा। मैंने अपने समाचार पत्र अग्रणी और हिंदू राष्ट्र में मेरी डायरी के नाम से खुले तौर पर युवा पीढ़ी का ही आह्वान किया। मैंने 2 तारीख की प्लानिंग बनाई। पहली थी शांतिपूर्ण तरीके से और दूसरी शक्तिशाली तरीके से विद्रोह के जरिए।
मेरा उद्देश्य था गांधी जी के खिलाफ प्रदर्शन के जरिए मैं हिंदुओं को जगा सकूं और उस असंतोष से गांधी जी तक ये मैसेज पहुंचा सकूं कि लोग अब आपकी प्रार्थना सभाओं से नफरत करने लगे हैं। मैंने हैदराबाद में हिंदुओं को बचाने के लिए अभियान चलाया, क्योंकि वहां हिंदुओं पर कट्टर मुसलमानों द्वारा लगातार अत्याचार किया जा रहा था, जो आज है नहीं था। अत्याचार गुप्त और तानाशाही तरीकों से किए जा रहे थे, इसलिए हम इनका खुलासा करने का संकल्प ले चुके थे। मैं इस बात से भी इनकार करता हूं कि वीर सावरकर को इन सभी बातों का पता था। आखिरकार मेरी इन एक्टिविटीज ने मुझे गांधी जी को गोली मारने के लिए प्रेरित किया, लेकिन यहाँ ये दोहराना चाहूंगा कि इसमें आप्टे, बैज और वीर सावरकर की भागीदारी नहीं थी और हमने गांधी जी और नेहरू को खत्म करने की कोई प्लानिंग मिलकर नहीं बनाई थी। ये सरासर झूठा आरोप है। लेकिन उस समय लग रहा था कि गांधी जी की उम्र के 100 साल पूरे हो चुके हैं और मुझे इसके लिए आशीर्वाद मिल गया था।